नमस्ते दोस्तों। आप जानते हैं कि मैंने काफ़ी टाइम पहले से कुछ एचएस के ऊपर क्लैरिफिकेशंस और बेसिक गाइडेंस के ऊपर वीडियो स्टार्ट किए थे। अब जो सीक्वेंस में अगला वीडियो है वो ये है कि अभी हम सिलेबस, पैटर्न और ये सारी बातें स्टडी कर चुके हैं। अभी जो अगला वीडियो है, मैं समझता हूँ आगे स्टडी करने से पहले मैं एक और वीडियो बता दूँ कि इसमें कौन-कौन से ऐसे स्टेप्स होते हैं जो बहुत सहायक सिद्ध होते हैं एक टाइम फ्रेम के हिसाब से एग्ज़ाम को क्रैक। बहुत सारे बच्चे अपने-अपने प्लान के हिसाब से तैयारी कर रहे होते हैं और कई बच्चे मैंने देखे कि 7-7, 8-8 साल के बाद एग्ज़ाम को क्रैक कर रहे हैं। मैं आपको यहाँ बहुत इंटरेस्टिंग जो अपना एग्जाम्पल है वो देना चाहता हूँ कि जब व्यक्ति अपनी सर्विस के अंतिम सालों के दौरान खुद को महसूस करता है, तो वो देखता है कि मैंने बहुत अर्ली एज में अगर एग्ज़ाम पास किया होता तो शायद मैं आज आगे कहीं और इंडक्ट हो गया होता। जैसे अगर आप सीधे तौर पर एचएएस में आते हैं तो आप 18 और 20 साल की सर्विस के बाद जो है आईएएस में इंडक्ट हो जाते हैं। तो थे एक जो हमारा बैच था 94 का और उसमें 12 वीडियो आए थे। उसमें से एक जो हमारे अधिकारी हैं आज बहुत उच्च पद पर आसीन है, उन्होंने दोबारा एग्ज़ाम दिया था 98 में और वो एचएएस में आ गए थे। दूसरे एक व्यक्ति थे जिन्होंने सर्विस छोड़ दी थी और पंजाब सर्विस में चले गए थे पीसीएस में चले गए थे। हम 10 रह गए थे और 5 लोग जो 2005 के बैच में आ गए, 2005 में प्रमोट हो गए थे, एचएएस में इंडक्ट हो गए थे। लेकिन जो 5 हम लोग बच गए थे वो 2011 में प्रमोट हुए और 16 ईयर्स सर्विस पुट इन करने के बाद जो है हम बीडीओ से एचएएस में आए। तो अब लगता है कि अगर हम जल्दी तैयारी कर लेते, 24-25 साल की उम्र में अगर तैयारी कर ली होती तो आज हम काफ़ी आगे होते। और आपसे ये वार्तालाप है कि अभी फील होता है कि मेरी सैलरी 2 लाख के आसपास है मान लीजिए, तो 2 लाख एक साल का कितना हो जाता है? 24 लाख। तो उस हिसाब से देखा जाए तो काफ़ी फाइनेंशियल लॉस भी होता है और आप एक नेक्स्ट लेवल पे जाने वाले होते हैं, वो नहीं जा पाते हैं। बहुत बड़ा रिग्रेट रहता है। इसलिए मैं उन बच्चों से वो बात करना चाहता हूँ जो लोग बहुत लंबे समय के लिए तैयारी करते रहते हैं। और होता क्या है कि 7, 8, 9 साल में एचएस के एग्ज़ाम का प्लान लेके चले होते हैं कि मैं इतने सालों में क्वालिफाई कर लूँगा। लेकिन बहुत सारे बच्चे आज ऐसे भी हमारे सामने आ रहे हैं जो 24-25 साल की उम्र में, 23 साल की उम्र में एचएस के एग्ज़ाम को क्रैक कर लेते हैं और सीधे तौर पर सर्विस जॉइन कर लेते हैं। तो ये मेरा आपसे निवेदन है कि ऐसा क्यों होता है कि जो लोग 6, 7, 8 साल लगाते हैं इस एग्ज़ाम को क्वालिफाई करने के लिए, उनका कोई प्लान नहीं होता है। मन में है कि ठीक है एचएस का एग्ज़ाम देना है, लेकिन कई बार एनटी का भर रहे हैं, कई बार अलाइड सर्विसेज का भर रहे हैं, कई बार कुछ और भी कर रहे हैं और फिर उनकी जो उनका पूरा सिस्टम है वो प्लान नहीं होता है। बिना प्लान के हम कोई भी काम करते हैं उसमें अधिक समय और अधिक ऊर्जा कंज्यूम होने का बहुत खतरा होता है और अल्टीमेटली अगर हम सक्सेस भी होते हैं तो उसमें ज़्यादा चार्म नहीं रहता है। तो मेरा आपसे निवेदन है कि प्लानिंग कीजिए। जो मैं 7 स्टेप आज आपसे साझा करने वाला हूँ, जो शेयर करने वाला हूँ, उसके ऊपर फोकस कीजिए और उस हिसाब से अपना प्लान कीजिए। मैं बहुत एक स्पेसिफिक सा प्लान लेकर के आया हूँ और जो मैंने खुद भी अपने टाइम में अप्लाई किया और आज भी अपने जीवन में अलग-अलग काम को करने के लिए अप्लाई करता हूँ। तो वो आप भी ध्यान दीजिए इसके ऊपर और मैं समझता हूँ कि आप अपने प्लान को इस तरह से बनाएँगे ताकि आप 1 या 2 साल में एचएएस के एग्ज़ाम को क्रैक करके एक अधिकारी के रूप में अपने आप को स्थापित कर पाएँ और फिर आगे आप बढ़ते हुए समाज की सेवा करते हुए आपका जो पर्सनल बेनिफिट्स होते हैं, सैलरी और सारी चीज़ें और देन फर्दर इंडक्शन इनटू आईएएस, वो सारी बातें टाइमली हो जाएँ, तो रिग्रेट नहीं रहता बाद में। आइए चलते हैं कि ये 7 स्टेप्स कौन-कौन से हैं। तो मैं बता रहा हूँ आपको 7 स्टेप्स टू क्रैक एचपीएस एग्ज़ाम। तो मैंने बताया था आपको कि ये कितनी सर्विसेज होती हैं, क्या होता है, सारा बता दिया है। अब मैं सबसे पहला जो पॉइंट नंबर 1 है, जो स्टेप नंबर 1 है वो है मेंटेन फोकस। मेंटेन फोकस, ये बात मैंने पहले भी की थी, आपसे कई बार कर चुका हूं कि जब तक आपका फोकस नहीं है, जब तक आपको ये ज्ञात ना हो जाए, जब तक आपको ये मालूम ना हो जाए कि मुझे एचएएस क्यों करनी है, तब तक आप मत करिए। जब तक आपको ये समझ आ जाए कि मुझे एचएएस करनी है
और उसके पीछे ये कारण है। आप इमोशनली अपने इस गोल से जुड़े होने चाहिए ताकि आप खुद को डाइवर्ट ना कर पाएँ। फोकस तभी बन पाएगा जब आप अपने इस गोल से इमोशनली जुड़े होंगे। कोई ना कोई कारण होगा कि मुझे एक उच्च अधिकारी बनना, जैसे मैंने बताया था, जैसे मैंने आपको बताया था कि मेरा जो टर्निंग पॉइंट था लाइफ में एचएएस में आने का, या ये जो प्रशासनिक सेवाएं इसमें आने का, वो था कि मैंने उपायुक्त महोदय जब सलूनी आए थे मेरे वहाँ पर, मैं बताया था आपको, तो वहाँ पर जब आए थे तो मैं छोटी क्लास में था, 8-9 में था। तो उनकी गाड़ी देख करके मैं बहुत परेशान हो गया था, मतलब हैरान हुआ था, खुश हुआ था कि ये कौन व्यक्ति होंगे जिनको ऐसी बढ़िया गाड़ी मिली हुई है और वो ऐसे चमचमाती गाड़ी में यहाँ आकर के हमें सभी को संबोधित कर रहे हैं। तो वो एक बहुत बड़ी अट्रैक्शन थी, वो बड़ी अट्रैक्शन थी मेरे लिए। और मेरा फिर फोकस जो है उसके बाद बना कि मुझे ऐसा इस तरह का व्यक्तित्व तो कैसे बनना है। तो मैं इमोशनली अटैच हो गया था उस चीज़ से, और मैं दिन रात यही सोचता था कि मुझे किस तरह से उस लेवल तक पहुंचना है। तो ऐसे ही आपको भी आइडेंटिफाई करना अपना कोई ऐसा इमोशन जो आपको कैरी करे, फोकस्ड रखे और अल्टीमेटली फिर इस गोल तक पहुंचा दे। तो ये फोकस और इमोशंस को अटैच करते हुए आपका वाई है कि कोई काम करना तो क्यों करना है, उसको अपने गोल से अटैच करके आगे बढ़ना पड़ेगा, तभी आपका फोकस मेंटेन हो पाएगा। तो मैं आपको ये बता दूं कि फोकस्ड रहना बहुत जरूरी है। कई बार मैं लेक्चर का एग्जाम दे देता हूँ, कई बार मैं टीजीटी का एग्जाम दे देता हूँ, कई बार मैं क्लरिकल का एग्जाम दे देता हूँ, कई बार मैं कुछ और सोचता हूँ, कई बार सोचता हूँ कि बिजनेस कर लेता हूँ। तो आपका कभी भी एग्ज़ाम क्वालिफाई नहीं होने वाला है। आप इसको बिल्कुल गांठ बांध दीजिए कि आपका फोकस केवल एक चीज़ के ऊपर ही होना चाहिए, चाहे जो मर्जी हो जाए, आपको यही करना है, यही करना है, यही करना है। तभी जा कर के आप उस मुकाम तक पहुंच पाएंगे, क्योंकि यहाँ पर आम आदमी जो बिना प्लान के, बिना फोकस के आता है, वो कभी कामयाब नहीं होता है, या फिर 8-10 साल उसको लग जाएंगे, तब तक उसका जो मेंटल लेवल होता है वो भी डाउन हो जाता है, उस जो एनर्जी कम हो जाती है, और फिर वो बात नहीं रहती है फोकस मेंटेन करने वाली। तो पहला स्टेप जो है फोकस मेंटेन करना है आपको, कि मुझे केवल यही काम करना है, यही एग्जाम पास करना है और मुझे कुछ भी नहीं करना है अब। तो ये फोकस आपका होना चाहिए। नंबर 2 है अंडरस्टैंड सिलेबस इन डेप्थ। अब आपने सिलेबस स्टडी कर लिया कि प्रीलिम्स में कौन कौन से पेपर होते हैं, कौन कौन से पेपर में क्या क्या सब्जेक्ट से क्वेश्चंस आते हैं। ऐसे ही मेंस के बारे में समझ लिया आपने कि मेंस में कौन कौन से सब्जेक्ट आते हैं, कहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो अब आपको जो वो सिलेबस है वो टोटल कंप्लीट ग्रैस्प होना चाहिए, मतलब आपके माइंड में हमेशा रिफ्लेक्ट होना चाहिए। और रिफ्लेक्ट इसलिए होना चाहिए कि जब भी आप कहीं कुछ और पढ़ रहे होते हैं, कोई बुक पढ़ रहे होते हैं या कहीं न्यूज़पेपर पढ़ रहे होते हैं, तो आप इमिडिएटली उस सब्जेक्ट को फिर उस न्यूज़ से रिलेट कर पाते हैं, उस बुक के उस कंटेंट से रिलेट कर पाते हैं कि ये वो चीज़ है। तो आपका फिर वो जो सबकॉन्शियस माइंड है वो एक्टिव हो जाता है और उस हिसाब से उन चीज़ों को ग्रैस्प करना शुरू कर देता है और आपकी लॉन्ग टर्म मेमोरी में वो सारी बातें चली जाती हैं। तो सिलेबस जो होता है आपको सुबह शाम दिन में 3 बार पढ़ना है, कम से कम 3 बार आपको 2-2 मिनट लगा करके इस सिलेबस को रिवाइज करना है। 5 मिनट लगा कर रिवाइज कीजिए शुरू में, धीरे 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 आपको सारे टॉपिक्स याद हो जाएंगे। आपको हर सब्जेक्ट के जो डिफरेंट एरियाज हैं, डिफरेंट सेक्शंस हैं, वो याद हो जाएंगे। तो फिर आप बड़े आराम से इन चीज़ों को समझ जाएंगे और आपको ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी। सिलेबस को और पैटर्न को आपको इन डेप्थ स्टडी करना है बार बार। और फिर एक एडिशनल काम क्या करना है कि सिलेबस को लिख करके एक बड़े चार्ट पे अपने रूम में जहाँ सोते हैं, जहाँ आप पढ़ाई करते हैं, वहाँ लगा करके छोड़ना है। और चलते फिरते जब भी आपकी नज़र पड़े, बस आपको, जैसे आप वॉशरूम जा रहे हैं, बाहर अपने रूम से बाहर निकल रहे हैं, तो जब जाते भी वो पढ़ना है, आपने बाहर निकलते समय भी आपको पढ़ना है, नज़र उसके ऊपर दौड़ानी है, ताकि आपके ध्यान में 24 घंटे वही चलता रहे। और फिर धीरे धीरे आपको सिलेबस जब लर्न हो जाएगा बाय हार्ट, सबकॉन्शियस में चला जाएगा, तो फिर आपको चीज़ों को रिलेट करना ईजी हो जाएगा और फिर आप सक्सेस की तरफ बढ़ना शुरू हो जाएंगे। तो ये बहुत ज़रूरी है, 24 घंटे आपके माइंड में सिलेबस 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 होना चाहिए। तीसरा मोस्ट स्पेसिफिक जो एक अगला स्टेप है वो है सेट योर गोल्स। अब आपको जब सिलेबस पता चल गया तो आपको गोल सेट करने हैं। गोल्स किसके? सिलेबस के हिसाब से और टाइम के हिसाब से अपने आप को उस सिस्टम में बांधना है।
अगर आप इनडेफिनेटली पढ़ाई करते रहोगे, किस टाइम तक क्या कर देना है, वो एक्शन प्लान आपके पास नहीं होगा, तो कभी भी आपकी तैयारी पूरी नहीं होगी, कभी भी आपका सिलेबस कवर नहीं होगा और आपको नहीं मालूम होगा कि कौन से एरिया के ऊपर कितना स्पेसिफिक अटेंशन देने की जरूरत थी, कितना बार बार पढ़ने की जरूरत थी, वो सारा आपके माइंड में नहीं बैठ पाएगा। इसलिए यू शुड हैव सर्टेन गोल्स। तो सबसे पहले गोल्स के बारे में बात करूं तो पहले ईयरली गोल लीजिए। ईयरली गोल्स मतलब जो एचएस की पढ़ाई है या आईएएस की जो सिलेबस है, वो अगर आप बड़ी ईमानदारी से फोकस तरीके से पढ़ोगे तो 1 साल मिनिमम लगता है सिलेबस कवर करने में, अच्छे तरीके से जिस बना सकते हो इस टाइम में। तो ईयरली गोल्स मतलब मैं मेरे हिसाब से 10 महीने काफ़ी होते हैं, 10 मंथ्स। जब आपके एग्ज़ाम की जब नोटिफिकेशन होती है उससे लेकर के एग्ज़ाम तक अबाउट 1 साल होता है। सिलेबस के कौन से सेक्शन से ज़्यादा क्वेश्चंस आते हैं, उन एरियाज़ के ऊपर ज़्यादा फोकस करना पड़ेगा, ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, और जो बाकी जो है उसके ऊपर 1-2 बार रीडिंग करनी है। तो ऐसे 10 मंथ्स मैं समझता हूँ कि इसमें आपका सिलेबस पूरा हो जाता है। अब जो ईयरली 10 मंथ्स का जो टारगेट ले रहा हूँ मैं, इसको मंथली में ब्रेक करना है आपको। मंथली गोल में क्या करना है आपने कि जो आपने पूरे साल में सोचा हुआ 10 महीने का सोचा हुआ है, उसको आपने महीनों के हिसाब से ब्रेक डाउन करना है कि 1 महीने में मेरा इतना सिलेबस पूरा होना चाहिए, इकोनॉमिक्स का इतना, पॉलिटी का इतना, और कॉन्स्टिट्यूशन का इतना पार्ट करना मुझे, वो सारा आपको ब्रेक डाउन करके उसके चैप्टर के हिसाब से आपको ब्रेक डाउन करना है। और 1 महीने में कितना कवर होना चाहिए और 2 महीने में, 3 महीने में कितना कितना कवर होना चाहिए, वो आपको क्लियरली लिख करके करना है कि इस मंथ तक मैं इतना कर दूंगा, जियोग्राफी का इतना कर दूंगा, हिमाचल जीके का मैं इतना कर दूंगा, और एसए के ऊपर मैं इतने टॉपिक्स के ऊपर प्रैक्टिस कर लूंगा, करंट अफेयर्स मेरे इतने कवर हो जाएंगे। वो सारा जो है मंथली के महीने के हिसाब से आपको ब्रेक डाउन करना है। उसके बाद आ जाता वीकली। अब आपने जो महीने का सिलेबस डिड्यूस किया है, आप समराइज किया है, उसको फर्दर आपको वीकली सिलेबस पर ब्रेक डाउन करना है, ताकि आपको क्लियरली समझ आए कि इस हफ्ते मैंने कितना काम करना है, क्या काम करना है। उसके बाद डेली जो है आपको क्या क्या पढ़ना है, डेली आपको क्या क्या पढ़ना है, कितने चैप्टर आपको कवर करने हैं ज्योग्राफी के, कितना आपको इकोनॉमी का पढ़ना है, कितना आपको पॉलिटी का पढ़ना है, कितना गवर्नेंस का पढ़ना है, कितना हिस्ट्री का पढ़ना है, कितना एचपीजी के और करंट अफेयर्स का करना है। ये सारी बातें आपको दिन में घंटों के हिसाब से ब्रेक करनी पड़ेंगी, तभी जाकर के टाइमली आप अपना पूरा सिलेबस इफेक्टिवली कवर कर पाएंगे। उसके बाद आवरली होता है। आवरली ये प्लान अगर आपके पास होगा और इसको आप स्टेडफास्ट तरीके से अडॉप्ट करेंगे और एनालाइज करते करते आगे बढ़ेंगे, साथ साथ नोट्स भी लिखेंगे, तो मैं समझता हूँ 10 महीने काफ़ी होते हैं। और इस प्लान के हिसाब से आप इसको ब्रेक डाउन करना है और फिर आप एक एक चीज़ को बहुत अच्छे तरीके से कवर कर पाएंगे। तो ये जो तीसरा मेरा था कि सेट योर गोल शुड बी वेरी क्लियर और 10 मंथ्स आर सफिशिएंट फॉर covering the syllabus of this HPS examination and also writing notes। 10 महीने में आप नोट्स भी लिख पाओगे, तो कोई बड़ा काम नहीं है। सिर्फ अपने माँ बाप को दिखाने के लिए नहीं बुक पकड़ रखनी है, आपकी स्टडी क्वालिटी वाइज होनी चाहिए। आप कितना आपने स्टडी किया, और अगर 5-6 चैप्टर स्टडी कर लिए या 5-6 पेज स्टडी कर लिए, लेकिन उसमें से कितना आपके माइंड में एक्चुअली एंटर किया और कितनी अंडरस्टैंडिंग आपकी हुई है उस टॉपिक की, उस कंसेप्ट की, वही फ़ायदा होता है। बहुत सारे बच्चे देखे मैंने, बहुत बोलते रहेंगे मैं तो सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहा हूँ, मैं बहुत जल्दी ये कर दूंगा वो कर दूंगा। तो वो सारी बातें बोलने की नहीं होती है, अपने पास रखिए और अपनी तैयारी चुपचाप करते रहिए। तो वही सबसे बड़ा जो है इस स्टडी करने का मज़ा आता है उसमें, और फिर आगे मूव करने का भी मज़ा आता है। जो चौथा स्टेप है वो है आइडेंटिफाई रिसोर्सेज। आपको रिसोर्सेज आइडेंटिफाई करने हैं। आइडेंटिफाई रिसोर्सेज मीन्स आइडेंटिफाई स्टडी रिसोर्सेज। आपको तैयारी कहाँ से करनी है, आपके पास कौन कौन सी बुक्स होंगी, कौन कौन से टॉपिक के लिए कौन कौन सी बुक्स होंगी, वो आइडेंटिफाई करनी है।
ऐसे ही आपको देखना है कि ऑनलाइन कौन कौन से रिसोर्सेज हैं, जैसे कौन कौन से यूट्यूब वीडियो या कौन कौन से बहुत सारे यूट्यूब चैनल पे कोर्सेज चले हुए हैं, कौन से आपके फ़ायदे के कौन से नहीं हैं। और वैसे जो जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस होते हैं उनको एनालाइज करना है कि किस किस पार्ट से किस किस वर्ष में क्या क्या क्वेश्चन आए हुए हैं, उनको सॉल्व करना है। देन आपको सारा, जब ये सारा कर लोगे, 5 साल के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर कर लोगे, तो मैं समझता हूँ कि बहुत आगे तक आपकी अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो जाएगी, बहुत डीप अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो जाएगी आपकी। तो ये बहुत टाइम नहीं लगता है, अगर आप फोकस तरीके से काम करें तो बड़ा काम नहीं है ये कि आप समझते होंगे कि पता नहीं कितना टाइम लग जाएगा और कैसे कर पाऊंगा मैं, ऐसा कुछ नहीं है। दूसरी बात, मैं ये भी आपसे कहना चाहता हूँ कि लोग बहुत सारी बुक्स पढ़ते रहते हैं, बड़ी बड़ी मोटी मोटी बुक्स, इतनी बड़ी बड़ी जो सारी बुक्स हैं वो पढ़ते रहेंगे, लेकिन उसमें उनको नहीं मालूम होता कि कितना उन्होंने क्वालिटी के हिसाब से अडॉप्ट किया है, लर्न किया है, ग्रास्प किया है। तो क्वालिटी बहुत ज़रूरी है, क्वांटिटी ज़रूरी नहीं है। तो आपको उस तरीके से पढ़ना है कि जो आपके काम आ सके। जो जो रिसेंटली जिन बच्चों ने ये एग्ज़ाम क्वालिफाई किया है, उनसे भी इंटरेक्शन कर सकते हैं आप लोग उन लोगों से मिलिए, उनके पास जाइए, कहाँ पोस्टिंग है, कहाँ ट्रेनिंग चल रही है उनकी, वहाँ जा करके उनसे भी इंटरेक्शन कर सकते हैं कि आपने तैयारी कैसे की, कितने साल में आपने कर लिया और आपने कौन कौन से रिसोर्सेज कंसल्ट किए थे। बहुत बच्चे सेल्फ स्टडी करते हैं, पर सेल्फ स्टडी आप तभी कर सकते हैं जब आप बहुत ज़्यादा डिसिप्लिन्ड हो। आप अपने ऊपर ये जो मैं बता रहा हूँ कि एक प्लान, एक स्ट्रेटजी, एक रोड मैप, उसको इम्पोज कर पाएँ अपने ऊपर, अडॉप्ट कर पाएँ बाय हार्ट, तभी जा कर के आप इसमें सेल्फ स्टडी की तरफ बढ़ सकते हैं। अदरवाइज कोचिंग में ऐसा होता है कि कोचिंग में आपको एक रोड मैप मिल जाता है, एक टाइम फ्रेम के अंदर जो सिलेबस कवर करते हैं वो लोग, और अगर उनके साथ साथ आप पेस बना सकते हो, उनकी जो क्लासरूम में कोचिंग हो रही है उससे आप पेस मेंटेन करते हो, तो फिर आप कहीं ना कहीं कामयाब हो जाते हो और अंडरस्टैंडिंग भी आपकी डेवलप हो जाती है। अदरवाइज अगर आप अनुशासित नहीं हो तो फिर आपके लिए सेल्फ स्टडी करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो ये इस तरह से आपने आइडेंटिफाई करने रिसोर्सेज बहुत अच्छे होने चाहिए, स्पेसिफिक होने चाहिए, स्ट्रिक होने चाहिए, बहुत सारी बुक्स नहीं पढ़नी है, आपको एग्जाम के हिसाब से अपने आप को ओरिएंट करना है और फिर वही चीज़ें पढ़नी है जो उसमें काम आ सकती है। एक स्टेप है वो है आइडेंटिफाई योर डिस्ट्रैक्शंस। डिस्ट्रैक्टर्स। अब इसको आइडेंटिफाई करने के लिए आपको बहुत ज़रूरी है कि आप लिखें, जॉट डाउन करें एक अपनी नोटबुक के, जो आपने एक नोटबुक रखी है अलग से, जिसके ऊपर आप अपनी स्ट्रेटजी के कुछ बातें लिखते रहते हो, उसके ऊपर आपको लिखने हैं कि आपके डिस्ट्रैक्टर कौन कौन से हैं, कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो आपको पढ़ाई करते समय डिस्ट्रैक्ट करती हैं। बहुत सारी हो सकती हैं, आपको लिस्ट बनानी है इसकी। जैसे मान लीजिए सबसे पहले स्मार्टफोन आ जाता है, मान लीजिए सभी का आज एक बहुत बड़ी बीमारी बनी हुई है स्मार्टफोन। जैसे भी आप पढ़ते हो और आपको कोई मैसेज की नोटिफिकेशन आएगा, उसकी ट्यून बजेगी तो आपको लगेगा यार किसका मैसेज आ गया होगा। तो वो सारी बातें जो है बार बार आपको अपने रास्ते से भटकाती हैं, आपकी जो एकाग्रता होती है उसको भंग करती हैं। तो इस तरह से स्मार्टफोन को यूज़ करना, अगर आप कमिटेड हैं और फोकस्ड हैं, जैसे पहले जो पहला सवाल था मेरा, जो पहला स्टेप था उसके हिसाब से कमिटेड है, तो मैं नहीं समझता कि फ़ोन कुछ कर पाएगा। आपको फ़ोन बंद करके दूर रखना है खुद से। जब भी आप पढ़ रहे हो आप दूर रख दो बंद करके। जब बंद कर दोगे तो आपका माइंड बोलेगा यार बंद पड़ा, अभी कौन खोलेगा इसको। तो ये इसलिए आप उसको दूर रखना है। बहुत सारे बच्चे दिखते हैं मुझे जो कहते हैं कि जी मैं फ़ोन से ही पढ़ाई कर रहा हूँ। भाई फ़ोन से पढ़ाई आप नहीं कर सकते हो, प्लीज़ भूल जाइए। आप अपने पेरेंट्स को बेवकूफ़ बना रहे हो और आप खुद को बेवकूफ़ बना रहे हो, क्योंकि आप फ़ोन के ऊपर नहीं कर सकते पढ़ाई यार। आपको बार बार मैसेज आएंगे, बार बार कॉल्स आएंगी या कुछ ऐसी नोटिफिकेशन आएगी, तो आप बार बार डिस्ट्रैक्ट होते रहेंगे। और ये एग्ज़ाम वो एग्ज़ाम नहीं है जो आप समझ रहे हो कि मैं ऐसे जैसे कैसे पढ़ लूँगा तो हो जाएगा। यहाँ पर अंडरस्टैंडिंग डेवलप करनी है, यहाँ पर इन डेप्थ अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, बहुत गहरी अंडरस्टैंडिंग कंसेप्ट की होनी चाहिए। तो ऐसे कैसे हो जाएगा जब मोबाइल पे पढ़ रहे हो, तो ऐसा नहीं हो पाएगा। बेवकूफ़ मत बनिए प्लीज़। तो फ़ोन को दूर रखिए बंद करके। मुझे थोड़ा सा अजीब लगता है जब मैं ऐसी बातें करता हूँ, क्योंकि ऐसा नहीं हो सकता है, आप नहीं कर सकते हो यार। ये चैलेंज देता हूँ मैं आपको, नहीं हो सकता है कि मोबाइल पे आप पढ़ाई कर रहे हो, नहीं कर सकते। इसलिए फ़ोन को दूर रखिए जब पढ़ाई कर रहे हो, नहीं तो फिर आपका अपना मेहनत, आपका साल, आपकी लाइफ और आपके पेरेंट्स का सारा कुछ जो सिस्टम चला हुआ सारा बर्बाद हो जाएगा और आप टाइम से कहीं भी लाइफ में नहीं पहुंच पाओगे। दूसरा है टीवी। तो टीवी तो आजकल आप बहुत कम देखते होंगे क्योंकि सारी चीज़ें फ़ोन पे देखते हो।
तो टीवी भी एक डिस्ट्रैक्टर है, होता था पहले, अब भी है अगर जहाँ देखा जाता है। तो बहुत सारे सीरियल आते हैं, बहुत सारे नाटक आते हैं ऐसे जो देखना जरूरी समझते हैं आप। तो ऐसा मत कीजिए, क्योंकि एक माइंड का स्टेट बनी होती है, एक सिस्टम बना होता है, सेटअप बना होता है, एक पॉजिटिविटी जनरेट हुई होती है माइंड के अंदर। तो अगर आप वहाँ पर कोई सीरियल देख रहे हो, कोई क्राइम सीरियल देख रहे हो, कोई कुछ और सीरियल देख रहे हो, तो उससे आपका माइंड जो है ना, जो सेटअप है वो खराब हो जाता है। उसको दोबारा वहाँ वापस लाने के लिए बहुत टाइम लगता है। तो टीवी टूवी मत देखिए, बंद करिए प्लीज़। 1 साल, जो मैंने कहा कि 1 साल बस खुद को दे दो यार, 1 साल भाग जाओ, दुनिया से भाग जाओ। वही बात यहाँ भी आती है। तो टीवी देखने की जरूरत नहीं है आपको। तीसरा होता है आपके फ्रेंड्स। आपके फ्रेंड्स होंगे बहुत सारे, वो बोलेंगे यार तू क्या कर रहा है, पागल हो गया क्या, आओ यार मस्ती करते हैं, बहुत हो गया पढ़ाई, चलो बीच बीच में घूमना जरूरी होता है और पार्टी वार्टी करनी जरूरी होती है। अगर आपके ऐसे फ्रेंड्स हैं, उनको पहले गाइड कीजिए कि भाई साहब मैं इस मिशन में लगा हूँ, मुझे इस वर्ष या 2 सालों के अंदर जो है एचएस का एग्जाम क्वालिफाई करना है, तो आप भी कर लीजिए, है ना। उसके बाद पार्टी ही तो होगी, और क्या करना है। उसके बाद क्या करना है, आपका काम करना है, कौन पूछेगा आपको। भाई साहब जब एक बार आप एचएस अधिकारी बन जाओगे, फिर आपके पेरेंट्स भी नहीं पूछेंगे आपको कहाँ जा रहे हो, क्या कर रहे हो। तो उस टाइम, उस वक्त का इंतजार कीजिए, और सारा अभी का समय जो है, 2 साल का समय जो है, अपने सिस्टम पे लगा दीजिए, अपने आप को उस लेवल तक ले जाने में लगा दीजिए। तो आपके फ्रेंड्स जो होते हैं, जो ऐसे लोग हैं, उनसे उनके इंप्रेशन में मत आइए, उनके प्रभाव में मत आइए। उनको सीधा जवाब दीजिए कि भैया मैं तैयारी कर रहा हूँ, अगर आप मेरा दोस्त बनना चाहते हो तो आप भी इस सिस्टम में लग जाओ, आप भी ये तैयारी करो, और जॉइंटली इकट्ठे होकर के इस एग्जाम की तैयारी करते हैं। तो फिर तो हुए फ्रेंड्स अगर आपकी बात मानते हैं। अदरवाइज आपके दुश्मन है, वो आपको भटका देंगे और आप भी फिर डीफोकस हो जाएंगे और कहीं नहीं रहोगे। तो इस फ्रेंड्स से, ऐसे लोगों से हट जाइए, और जो आपके सपोर्टिंग फ्रेंड्स हैं, जो आपकी बात सुनते हैं, उनके साथ मित्रता और घनिष्ठ कर लीजिए। बहुत जरूरी है, ये चीज़ें बहुत जरूरी हैं। उसके बाद आपके रिलेटिव, ऐसे रिश्तेदारों से दूर रहिए जो आपको कहते हैं कि नहीं तेरे से नहीं हो पाएगा यार, तू कहाँ फंसा हुआ है, तू एचएस कर लेगा यार, तेरे से नहीं होने वाला। ऐसे बहुत सारे आपके मामे, ताए, चाचे बहुत मिलेंगे, जो आपके कजन्स मिलेंगे, जो कुछ नहीं करना चाहते लाइफ में, और आपको बार बार वो डोमिनेट करते हैं और आपको बार बार नेगेटिव कर देते हैं। तो फिर आप भी सोचते हैं यार मेरा मामा बोल रहा है, मेरा चाचा बोल रहा है, वो नहीं चाहते कि आप एचएस बन जाएं यार। ऐसे लोग बहुत सारे मिलेंगे। सबसे बड़े दुश्मन जो होते हैं आपके आसपास ही होते हैं, आपके अपने रिश्तेदारों में होते हैं। आप आइडेंटिफाई कर लीजिए उनको, उनसे दूरी बना के रखिए। जब आप कर लोगे ना, आपके पीछे आएंगे, फिर वही बोलेंगे कि यार मुझे पता था तू कुछ ना कुछ करेगा, कोई बड़ा काम कर लेगा, मुझे पता है। तब नजदीक आएंगे आपके, लेकिन अभी आपको डिमोटिवेट करेंगे। जो एनर्जी आपने फोकस के लिए क्रिएट की होगी, वो आपकी एनर्जी खराब हो जाएगी। तो ऐसे लोगों से दूरी बना लीजिए, भले रिश्तेदारी खत्म हो जाए, पर अभी खत्म कर दो यार, कोई चक्कर नहीं है, कोई बात नहीं है, अभी खत्म कर दो। ऐसे लोगों से दूरी बना लो एकदम प्लीज। तो ऐसे लोग, ऐसे फंक्शंस यार, 2-3 साल अगर बर्थडे में नहीं जाओगे, 2-3 साल होली और दिवाली नहीं मनाओगे, 2 साल दशहरा नहीं मनाओगे, 2 साल शादी ब्याह में बर्थडे में नहीं जाओगे, तो क्या हो जाएगा भाई। कुछ नहीं यार, आपको फर्क पड़ेगा, है ना। जब वहां उस लेवल पे पहुंच जाओगे ना, तो आपको लेने के लिए खुद लोग आएंगे कि मेरे बर्थडे में आइए, मेरी शादी में आइए, मेरे पास दिवाली मनाइए। वो सब लोग आपके पीछे लग जाएंगे, लाइन लग जाएगी, एक बार एचएस कर लोगे तो। पर अभी 2 साल के लिए गुम हो जाओ, हट जाओ, गायब हो जाओ दुनिया से, अंडरग्राउंड हो जाओ यार, मत जाओ इन फंक्शनों में। जो फंक्शन हो रहे हैं ना सारे, इन फंक्शंस को छोड़ दीजिए। कुछ नहीं रखा है यहाँ भाई, अपनी लाइफ आपको मिली है, बहुत शॉर्ट है और केवल एक बार मिली है। तो ये मौका मत छोड़िए, इस लाइफ को एक लेवल पे ले जा करके लाइफ का एंजॉय कीजिए, और इस देश की और इस जो मानव समाज है, इसकी सेवा करिए अच्छे से यार। ऐसे नहीं कर पाओगे बॉस, कुछ नहीं कर सकते आप। तो फ्रेंड्स, अब एक बहुत बड़ी डिस्ट्रैक्शन, और आज बच्चे देखे मैंने, मैं एक दिन एक स्कूल में गया था, तो वहाँ बात हो रही थी गर्लफ्रेंड, बॉयफ्रेंड। ये भी आपको एक बहुत बड़ी अचंभा है कि इतने बच्चे अभी ग्रो हुए नहीं हैं, उनको अपनी बॉडी के बारे में, अपने माइंड के बारे में पता ही नहीं है, और वो गर्लफ्रेंड चाहिए उनको, जो लड़कियां उनको बॉयफ्रेंड चाहिए। तो ये एक आम सिस्टम बन चुका है। वो जो टीवी के ऊपर देखते हैं, नेटफ्लिक्स के ऊपर देखते हैं, वो उन सारी चीज़ों ने हमारे आज के बच्चों को इतना खराब कर दिया, पागल कर रखा है कि पढ़ाई हो ना हो, रोटी खाने को हो ना हो, जेब में कुछ हो ना हो, और माँ बाप कुछ कमाते हो या ना कमाते हो, जैसे कैसे आपको स्कूल भेजते हैं, लेकिन आपको तो गर्लफ्रेंड चाहिए।
पैसा एक जेब में कभी कमाया नहीं, 1 रुपये कमाना सीखा नहीं, आपको गर्लफ्रेंड चाहिए। और लड़कियां इतनी छोटी छोटी बच्चियां मैंने देखी, बॉयफ्रेंड है उनके पास, बॉयफ्रेंड चाहिए। तो दिस इज समथिंग, क्या कहूँ मैं यार, बहुत बुरा हाल हो गया है। ये सिस्टम छोड़ दीजिए। अगर आपकी कोई गर्लफ्रेंड है भाई, उसको भी वही बोलिए कि ऐसा करते हैं कि हम दोनों मिलकर के एचएस के एग्जाम की तैयारी करते हैं, उनको भी इसी काम में लाइए कि हम दोनों करेंगे तो हमारी जो स्पीड है बढ़ जाएगी, आप भी एचएस कर लोगे और मैं भी कर लूँगा। उसके बाद जो मर्जी करेंगे, घूमेंगे फिरेंगे, मस्ती करेंगे, कोई बात नहीं। उसके बाद गर्लफ्रेंड और बॉयफ्रेंड बनेंगे, कोई चक्कर नहीं है। अभी भी बना के रखिए, बट आप इसमें उलझिए मत, समय बर्बाद मत कीजिए, चैटिंग करते करते इतना लंबा टाइम बर्बाद मत कीजिए, क्योंकि आपकी ये जो स्टेज है ना बॉस, बड़ी खतरनाक है। एनर्जी बहुत ज़्यादा है आपके अंदर, कहाँ उसको लगाओगे ये आपने फैसला करना होता है। तो ये जो अगर इस एनर्जी को, इस ऊर्जा को एक पॉजिटिव डायरेक्शन में लगाओगे, सही दिशा में जाओगे आगे, तो मैं समझता हूँ कि आप बहुत आगे जाओगे। और इस स्काई इज द लिमिट यार, कुछ भी कर सकते हो। आप पढ़ रहे हो और फिर गर्लफ्रेंड है, बॉयफ्रेंड है, तो फिर कुछ नहीं होने वाला है। गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड यहीं रह जाएंगे, आपको एक दिन खाने के भी लाले पड़ेंगे। तो इसलिए एचएस करनी है आपने, तो ये सारा भूल जाइए, या फिर उनको भी इसी काम में लगाइए कि मेरा साथ दीजिए, हम मिल करके ये काम करते हैं। आप भी करो, मैं भी करता हूँ। और कभी जब स्टडी प्लान बनाओगे तो उसमें डिस्कस कर लिया करें कि आपको इस टॉपिक में कितनी समझ आई, कितना इन डेप्थ आपकी अंडरस्टैंडिंग हुई और मेरी कितनी हुई। आपस में एक्सचेंज कीजिए अपनी लर्निंग को, तब तो फायदा हुआ। अदरवाइज बॉस कोई फायदा नहीं है, कुछ नहीं होना लाइफ में आपके। तो ये जो सारे डिस्ट्रैक्टर्स हैं, मोटा मोटा इसकी लिस्ट बनाइए। मैंने प्रोबेबल जो मैं अपने हिसाब से, जो आजकल जो हम बच्चों को स्कूल में, कॉलेज में जाते हैं, पढ़ाते हैं, डिस्कस करते हैं, बहुत सारी डिस्कशंस होती हैं बच्चों से, तो वो जो मैंने खुद पाई हैं, उतना चली हैं, तो उसके आधार पर मैं आपको बता रहा हूँ। ये कोई भी चीज़ ऐसी नहीं है कि जो ऐसे मन गढ़ंत है मेरे एंड पे। तो ये सारी चीज़ें प्रैक्टिकल हैं, ऐसा हो रहा है। देन सबसे बड़ा आजकल है नशा। बहुत कम उम्र के बच्चे नशा करने लगे हैं, वो स्ट्रेस में आ गए हैं। किसी दोस्त ने एक बार उसको, किसी को अगर कोई नशा करा दिया, उसके बाद फिर वो बार बार करने का मन करता है। और जैसे ही आप नशा करते हो, आजकल जो सिंथेटिक ड्रग्स आती हैं, वो जब आप एक बार कंज्यूम करते हो तो वो बार बार करने को मन करता है, और फिर उसके बिना आप घटनाएं घट रही हैं। आप देखते हो कि पेपर में, न्यूज़ में, सभी चीज़ें ये जो है बहुत ओपन हो गई हैं और शरेआम बच्चे यूज़ कर रहे हैं। तो ऐसा एक बार कर लोगे तो आपकी माइंड की ग्रोथ जो है खत्म हो जाती है, वहीं पर स्टक हो जाएगी आपके दिमाग की ग्रोथ। इसलिए कभी भी गलती से, भूल करके भी नशे के चंगुल में मत फंसिए। जो ऐसे दोस्त हैं उनसे बहुत दूर हो जाइए, जो आपको ऐसा काम करने के लिए प्रोत्साहित करते हैं। इनसे दूर भाग जाइए, अपनी लाइफ से इनको हटा दीजिए यार। जो मर्जी हो जाए, जो मर्जी हो जाए, इनसे हटा दीजिए। और ज़्यादा तंग करते हैं तो पुलिस को इन्फॉर्म कर लीजिए, या फिर हमें बताइए, तो हम भी इसके बारे में फिर देख सकते हैं कि क्या करना है। तो आप ऐसी चीज़ों से मत आइए। जीवन एक बार मिला है, बहुत छोटा है। ऐसा नहीं कि इस साल में नशा कर लूँगा, फिर अगले साल तैयारी करूँगा, फिर कुछ बनूंगा, फिर देखूंगा, कुछ नहीं होना है। आपके पेरेंट्स आपकी राह देख रहे हैं, मेरा बच्चा स्कूल गया है, कॉलेज गया है, वापस कब आता है, क्या पढ़ के आया होगा। उनको अंदर एक जिज्ञासा रहती है कि मतलब हमारा बच्चा पढ़ाई कर रहा है, कुछ ना कुछ बनेगा। तो वो सारी बातें मत खराब कीजिए, अपने पेरेंट्स को मत बर्बाद कीजिए, अपने पीढ़ियों को बर्बाद मत कीजिए। पीढ़ी खत्म हो जाती है इस नशा करने से, तो मत करिए इस चीज़ें। तो ये मेन डिस्ट्रैक्टर जो है आपके सामने है, इनको ऊपर ध्यान दीजिए कि कैसे आपको इसको अवॉइड करना है। जो मैंने तरीके बताए वो बहुत ही ज़बरदस्त तरीके हैं इनसे निजात पाने का। तो आप देखिए कि कैसे आपको कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करना है। छठा जो बहुत महत्वपूर्ण एक स्टेप है वो है टेक ब्रेक्स। सिक्स्थ, टेक रेगुलर ब्रेक्स। ब्रेक्स मतलब बहुत सारे मैंने ऐसे लोग भी देखे जो कहते हैं कि मैं 8 घंटे पढ़ता हूँ लगातार, नॉन स्टॉप, मैं उठता ही नहीं, मैं तो लगातार 6-6 घंटे, 8 घंटे, 12-12 घंटे पढ़ता हूँ। तो ऐसे लोगों से मैं कह दूँ कि ये चीज़ें सब बकवास होती हैं। ऐसा कोई ऐसी बात नहीं होती कि 8 घंटे लगातार पढ़ेंगे आप तो वो सारी बातें आपके माइंड में बैठ जाएंगी और बड़ी अंडरस्टैंडिंग आपकी डेवलप हो जाएगी। बिल्कुल नहीं होगी भाई साहब। ये माइंड का जो फंक्शनिंग होती है, इसको बीच में जैसे आप मोबाइल चार्ज करते हो या और चीज़ों को चार्ज करते हो ना, आजकल जो गैजेट्स होते हैं, आपके इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स होते हैं, वैसे ही इस बॉडी को, ब्रेन को भी चार्ज करना पड़ता है, मतलब रिचार्ज करना पड़ता है कुछ देर ब्रेक दे करके। और जो अलग से हॉबीज़ हैं आपकी, बुक्स पढ़ने की, गाने की, डांस की, या मतलब और कुछ जो भी आपकी हैं, बट मोबाइल चलाने की हॉबी जो है कम होनी चाहिए। तो ये सारी हॉबीज़ अगर हैं तो वो आपके माइंड को रिफ्रेश करती हैं।
बट लगातार जो है एक माइंड को पढ़ते 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 बहुत देर हो जाती है, तो जो पढ़ाई कर रहे हो वो पैसिव हो जाती है, माइंड एक्टिव नहीं रहता, माइंड के ऊपर से बातें निकल जाती हैं। तो ऐसी पढ़ाई करने का यहाँ इस एग्ज़ाम की तैयारी करते करते कोई फ़ायदा नहीं है। आप क्या करना कि आपने 50 मिनट पढ़ा और 10 मिनट ब्रेक दे दी, इस तरह से इंटरवल्स में आपको पढ़ना है, तभी आप एक अच्छे तरीके से ग्रैस्प कर पाओगे और उसकी जो कंसेप्ट की जो इन डेप्थ अंडरस्टैंडिंग होगी ना, ऐसे इस तरीके से, वो भाई साहब ऐसे नहीं हो सकती। तो आप ऐसे मत पढ़िए और खुद को बड़ा एक महान ज्ञाता साबित मत करिए। आपको सिर्फ एचएस का एग्जाम क्वालिफाई करना है, तभी आप महान ज्ञाता कहलाओगे। अदरवाइज ऐसे बोल बोल करके मैं 8 घंटे पढ़ता हूँ, 9 घंटे पढ़ता हूँ, कोई बात नहीं, पढ़िए, बट इसी पैटर्न में 50 मिनट पढ़ा जियोग्राफी का, कोई ह्यूमन जियोग्राफी, इकोनॉमिक जियोग्राफी, फिजिकल जियोग्राफी, वो कोई भी पढ़ रहे हो आप चैप्टर, 50 मिनट पढ़ा, 10 मिनट उठे वहाँ से, ब्रेक ले लिया, बॉडी की मूवमेंट भी हो जाएगी, जो आपका माइंड है वो भी रिचार्ज हो जाएगा और आपकी आंखें और सारा कुछ सिस्टम जो है रिचार्ज हो जाएगा। तो ये बहुत ज़रूरी है कि आप ब्रेक लेते रहें और ऐसे फिर हफ्ते के बाद आफ्टर ए वीक एक और फुल डे ब्रेक रखो यार। 6 दिन पढ़ो, 7वें दिन एक ब्रेक रखो पूरे दिन का। आप कोई फिजिकल एक्टिविटी कीजिए, जैसे ट्रैकिंग पे निकल गए, या कोई डांसिंग का जो आपका मान लो फ्रेंड्स का कोई ग्रुप है, पर अच्छे फ्रेंड्स बॉस, वो ऐसे फ्रेंड्स मत ले आना यहाँ डांसिंग के लिए, उनसे डांस कीजिए, मस्ती कीजिए, जिम जाइए, कहीं और बाहर निकल जाइए आउटिंग के लिए। तो ये सारी बातें जो होती हैं ये कर सकते हैं ताकि आपकी बॉडी और माइंड रिचार्ज एक्टिव हो जाएं। तो ये बहुत ज़रूरी है। इस तरह से अगर तैयारी करोगे भाई साहब, 10 महीने में अगर आपके एक सिलेबस कवर होकर के आपने इन डेप्थ अंडरस्टैंडिंग डेवलप नहीं की, तो मुझे मिलना कि आपने झूठ बोला था। मैं कह रहा हूँ कि ये सारी प्रैक्टिकल चीज़ें बता रहा हूँ मैं आपको, की हैं, उनसे बात करके सीखी हैं, या जो मुझे फॉलो करते हैं उनसे इंटरेक्शन के दौरान सीखता हूँ, वो सारी आपसे कर रहा हूँ मैं। तो इस तरह से आपको ब्रेक लेने हैं। ब्रेक इज़ वेरी वेरी, जो बहुत महत्वपूर्ण स्टेप मैं आपके पास लेके आ रहा हूँ वो है एक्सरसाइज। 7 स्टेप एक्सरसाइज। अब एक्सरसाइज 2 तरह की है यहाँ, फिजिकल एंड मेंटल। एक्सरसाइज के बिना जो हमारा शरीर है ना, ये जो मशीन है, ये जैसे दूसरी मशीनें होती हैं, गाड़ी है कोई, उसका इंजन है, या कोई और मेटेलिक कोई मशीन है, पड़ी है, जिस काम के लिए बनी है वो काम नहीं कर रही है तो जंग लग जाता है, आपने देखा होगा। वैसे सेम तरीके से जो आपके जॉइंट्स हैं ना, ये इनएक्टिव हो जाते हैं अगर आप इसको मूव नहीं करोगे तो, और फिर टाइम के साथ साथ जो है उसमें जंग लगेगी, मतलब ये ऐसा ज़्यादा हिलेगा नहीं फिर आगे पीछे। तो भाई साहब इसको एक्टिव रखना जो एक्सरसाइज की बात की जाती है, जो बचपन से बहुत छोटी क्लासेस से आप पढ़ रहे हैं, करनी चाहिए, वो सारी बातें बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं। आपको वॉक करनी चाहिए मॉर्निंग में, उसका अलग टाइम रखो, शेड्यूल बना हुआ है आपका, तो उसके हिसाब से काम करिए। और अगर जो मेंटल स्ट्रेंथ होती है, जो मेंटल हेल्थ है, उसके लिए आपको लगातार प्राणायाम करना है, आपको करना पड़ेगा, ताकि आपकी बॉडी जो है ऑक्सीजन से भरपूर रहे, आपके ब्रेन में ऑक्सीजन की सप्लाई लगातार होती रहे, आपका ब्रेन एक्टिव रहेगा, पूरी बॉडी, आपका एक एक सेल बॉडी का एक्टिव रहेगा अगर आप लगातार एक्सरसाइज करते हो, प्राणायाम करते हो और अपनी बॉडी के अंदर मैक्सिमम ऑक्सीजन क्रिएट करने का प्रयास करते हो। तो ये बहुत ज़रूरी है, आप ये सारी चीज़ें कीजिए और फिर क्रैक करके सीधे मेरे पास आना। अगर आपको लगता है कि कोई बात झूठी थी या गलत थी तो मुझे बताना, ताकि मैं आगे आने वाले जो हमारे सेशंस होंगे, जो बच्चे होंगे, उनको बता पाऊँ। तो आज के वीडियो में मैं इतनी ही बात करना चाहता हूँ, बट मैं ये चाहता हूँ कि इससे लंबा टाइम बिल्कुल मत लीजिए। लंबे टाइम के लिए इस एग्ज़ाम को प्लान करने की स्ट्रेटजी बहुत बेकार होती है, आपकी लाइफ बेकार हो जाती है। लाइफ शॉर्ट टर्म के लिए है। आज अगर मैं सोचता हूँ, मैंने 27 प्लस ईयर्स में इसमें ये एग्ज़ाम क्रैक किया था, वीडियो में आया था मैं यहाँ इस सर्विस में, तो मुझे कितने साल लग गया, 16 साल तो वीडियो से इसमें एचएस में आने के लग गए बॉस। तो इतना टाइम जो है बेकार जाता है फिर। और अभी मान लीजिए मैं 24 ईयर्स में आ गया होता इस सर्विस में, तो आज सैलरी 2 लाख के आसपास है, तो 2 लाख रुपए जो है, मतलब उतने आगे और टाइम मिलता मुझे, तो ये रिग्रेट नहीं होता उस टाइम जब आप, लेकिन जब आप अभी टाइम वेस्ट करोगे, लेट आओगे इस सर्विस में, तो फिर ज़्यादा फायदा नहीं रहता, ज़्यादा क्रेज़ नहीं रहता है, और जल्दी फिर आईएएस में इंडक्ट हो जाओगे, तो आप तो उस टाइम काम करने का मज़ा भी आता है। अगर बहुत लेट एचएस में आओगे, फिर लेट आईएएस में इंडक्ट होंगे, तो फिर आईएएस जो एक बड़े डिसीजन करने का एक माइंड होता है, माइंड सेट होता है, वो नहीं रहता है, आपकी एनर्जी बहुत कम हो जाएगी। इसलिए
मैं समझता हूँ आप लगातार फोकस कीजिए, इन 7 स्टेप्स के ऊपर काम कीजिए और बहुत जल्दी आप इस एग्ज़ाम को 1 साल और मैक्सिमम 1.5-2 साल के अंदर क्रैक कर पाओगे बड़े आराम से। तब फिर मिलना मुझे। थैंक यू सो मच। आज के लिए इतना ही।